सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आप सभी को शुभ दीपावली। और ये दिवाली आपके लिए लेके आई है दिवाली सुपर सेल, हमारे ऐप के लिए एक ऑफर जहां पे आप हर कोर्स के ऊपर 15% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो हमारे जो CUT PG के MPED के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 3 नवंबर से, उस पर आप अप टू 15% डिस्काउंट ले सकते हो। 2 ईयर BPED CUT PG के अंदर जो आता है उसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हो, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे UGC नेट JRF के बैचेस चल रहे हैं उनमें भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो 15% अप टू 15% आपको वहां पर डिस्काउंट मिल सकता है। अब इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे जाना है हमारे ऐप पे, और ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर का भी ऐप स्टोर का भी। ऐप में जाओ, साइन अप करो, ऑल कोर्सेज में जाना और आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है दिवाली गिफ्ट। ध्यान रखना 20 तारीख की रात 12 बजे तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, तो फटाफट कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। कोर्स में जब जाओगे तो आपको टेस्ट भी करने को मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ अगर वीडियोस अपलोडेड है पहले से तो आप उनको भी देख सकते हो, ताकि आप एक रेडी हो जाओ, वार्म अप कर लो अपने मेन प्रिपरेशन के लिए। और फिर जो हमारी डेट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। CUT PG COQP 18 यानी कि MPED के लिए एंट्रेंस के लिए जो आपको बैचेस चाहिए, जो LNIP BHU DU के लिए होती है, वो 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो फटाफट क्लासेस में आ जाओ, वहां पे हम सारी चीजें अच्छे से करेंगे। चलो तो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले हम लोग ने 1 से लेकर 30 तक के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे। CUT में PG में MPED का जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसके अंदर उसका जो लिंक है उस पूरी प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और इसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस वापस रिपीट होते हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओ। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंडीशन इज कंसिडर्ड एज द डीजेनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल टिश्यू बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड अनकस्टम्ड एक्सरसाइजेस। अब देखो इसमें कुछ आपको टर्म्स को पकड़ना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आया तो अगर आप वहां पे टर्म्स को पकड़ोगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना सकते हो। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, आगे आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनमें मे बी आपने उनके बारे में पढ़ा ना हो, या फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आपको टर्म्स को पकड़ना है। तो यहाँ पे पूछा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपके जो मसल टिश्यूज हैं वो डीजनरेट हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये कोई छोटी मोटी बीमारी तो होगी नहीं, या फिर छोटा मोटा इशू होगा नहीं। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड अनकस्टम्ड एक्सरसाइजेस। अब देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि कंकशन क्या होता है, आप सब क्रिकेट देखते होगे। किसी भी प्लेयर के, बैट्समैन के हेलमेट पे बॉल लगती है, तुरंत आपका कंकशन रिव्यू होता है। आपके जो स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ, वो आता है और फिर आपको पूरी तरीके से कंकशन का चेक करता है कि कहीं आपको हेड में, स्कल में इंजरी तो नहीं हुई है। तो ये तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सीधे सीधे स्कल के बारे में बात कर रहा है। एक ऑप्शन आपका गया हाइपरथर्मिया। आपको पता होगा हाइपरथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम एक्सेसिव हीट में चले जाते हैं और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। अगर आपने हाइपरथर्मिया नहीं सुना होगा तो आपने हाइपोथर्मिया जरूर सुना होगा। आप सबने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, बियर ग्रिल्स का, तो वो बहुत बार इस वर्ड का यूज करते थे, किसका, हाइपोथर्मिया का, जब भी वो पानी में स्विमिंग कर रहे होते थे कि मुझे जल्दी पानी से निकलने की जरूरत है, मुझे सूखने की जरूरत है, वरना मैं हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाऊंगा। तो हाइपरथर्मिया क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हाइपर यानी कि बहुत ज्यादा, जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। और हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब गर्मी बहुत कम होती है, यानी कि इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि अगर ठंड बहुत ज्यादा होती है तो आपको हाइपरथर्मिया जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अब ये भी कट गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, सिकल सेल और एक्सर्शनल रैमडोमायोलिसिस। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज समझोगे तो आपको मायोलिसिस एक वर्ड दिख रहा होगा जो कि मसल से रिलेट करता है, लेकिन फिर भी हम इस पे गेस नहीं ले सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए था। अगर इसमें भी फिर भी आप एक कैलकुलेटिव गैस लेते तो मेरे ख्याल से लोगों को या स्टूडेंट्स को मायोलाइसिस वाला गैस लेना चाहिए था, क्योंकि ये मसल से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। सिकल सेल क्या होता है, ये बेसिकली आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जेनेटिकल होता है। ये आपके अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हो सकता है, जिसमें आपकी जो आरबीसीज होती हैं ये अफेक्ट हो जाती हैं। बेसिकली जो आपकी आरबीसीज होती हैं वो सी शेप ले लेती हैं, और इसकी वजह से जो आपका ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो ये आपका सिकल सेल होता है, जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। और ये जनरली आपके विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर कभी कभी विटामिन B12 की वजह से भी हो सकता है ना। 2 विटामिन की वजह से हो सकता है, मेनली डी की वजह से होता है, बाकी B12 की वजह से भी आपको इश्यू हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एक्सेशनल रैमडोमोलाइसिस, जिसमें आपका ये कंडीशन होती है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल टिश्यूज। तो अगर ये वापस रिपीट होता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। बाकी अगर ये 3 भी कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे तो आप इनको भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊं। और ध्यान रखना, जो मैंने आपको एक डिस्काउंट के बारे में बताया था उसको अवेल कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। और क्लासेस में भी हम लोग ऐसी PYQs को सॉल्व करते चलेंगे। हम लोग का मेन तरीका यही होगा कि हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासेस में, और टॉपिक को पढ़ने के बाद तुरंत उसके जो PYQs आएंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप लोग आराम से एक रिलेशन रख पाओ कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए एग्जाम के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट है कि नहीं। चलो, विच लॉ
given by Newton provides the basis for the principle of conservation of momentum। ये चारों ही लॉ आपकी न्यूटन ने दिए थे, आपको बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस टर्म को पकड़ना है, ये किस लॉ के बारे में बात हो रही है। तो देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समझने को है नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो लॉ है ये हमारा जो थर्ड लॉ होता है इसी को बोला जाता है, और थर्ड लॉ को हम और भी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो सीधे सीधे इसका जो आंसर है वो आपका लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बात करता है मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अब इसमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ये जनरली आपका बात करता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये इसके बारे में बात करता है। अगर आप इसका फॉर्मूला जानना चाहते हो तो दैट इज, वैसे ये एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसका फॉर्मूला होता है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप दिमाग में इसको अपने रख सकते हो, किस चीज का निकालने का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन निकालने का, या फिर फोर्स अट्रैक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। इसका आंसर आपका लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका थर्ड लॉ होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये आपका सेकंड लॉ होता है, जिसको आप लोग F इजिकल टू ma से भी याद रखते होगे, जहाँ पे m और a आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर m बढ़ता है तो a नीचे जाएगा, अगर a बढ़ता है तो फिर मास कम होगा। और फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मास बढ़ेगा तो भी आपकी फोर्स बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो भी आपकी फोर्स बढ़ेगी। तो फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि मास और एक्सेलरेशन जो होते हैं ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपका फर्स्ट लॉ है, जहां पे हम क्या स्टेट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं रोकती है। जैसे कि हम लोग फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये फुटबॉल अगर यहाँ पे रखी हुई है तो जब तक कोई इसको किक नहीं करेगा तब तक ये मूव नहीं करेगी, है ना। और अगर इसको किसी ने किक कर दिया और ये चलती चली जा रही है चलती चली जा रही है, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकेगी नहीं, वो इनविजिबल फोर्स भी हो सकती है, जैसे कि ग्रेविटी होती है, फ्रिक्शन होता है, एयर डायनेमिक्स होते हैं, तो ये सब बॉल को रोकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बॉल धीरे धीरे जाके एक जगह पे फिर जाके रुक जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या थे, ये आपके लॉज थे, इसी से आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिकली मैनेजमेंट का आप बोल सकते हो क्वेश्चंस को, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपके सोशलाइजेशन ग्रुप का, सोशलाइजेशन यूनिट का एक क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्राइमरी ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स की यहाँ पे बात हो रही है। प्राइमरी से आप समझ सकते हो कि जो आपके लाइफ में मेन लोग हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको हम प्राइमरी ग्रुप्स यहाँ पे बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप्स का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है कि वो क्या हो सकते हैं। ऑप्शन 1 है स्मॉल, क्लोज नेट एंड इंटीमेट, ठीक है। लार्ज, इम्पर्सनल एंड फॉर्मल, तो देखो ये तो नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि प्राइमरी ग्रुप, अब आपको पता है कि आपका जो प्राइमरी ग्रुप होता है बहुत छोटा होता है। प्राइमरी ग्रुप का यहाँ पे मतलब हो गया कि ऐसे लोग जिनको आप अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकते हो, जो आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबली तरीके से रहते हो और फ्री होकर बात कर सकते हो। तो ये बहुत लार्ज ग्रुप तो होता नहीं है, बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। तो लार्ज की वजह से हम इस ऑप्शन को काटेंगे। रिमोट एंड इनफ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस, अभी इन इनफ्रीक्वेंट को भी हम हटा देंगे। क्या आप फैमिली से इनफ्रीक्वेंट यानी कि डेली बेसिस पर अट्रैक्शन नहीं कर पाते हो या फिर नहीं करते हो, तो ये भी नहीं होगा। सुपरफिशियल एंड टेम्परेरी, यानी कि क्या ऊपर ऊपर से और टेम्परेरी बेसिस पे बात करते हो, तो ये भी नहीं होगा। तो प्राइमरी ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, आपके स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, छोटा ग्रुप होता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, और घर के कुछ लोग हो सकते हैं। क्लोज निट यानी कि आपस में बहुत क्लोज रहते हैं, और इंटीमेट यानी कि एक दूसरे के साथ ओपन रहते हैं, बिल्कुल भी हिचक आपस में बात करने में नहीं होती है। तो प्राइमरी ग्रुप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा स्मॉल, क्लोज नेट और इंटीमेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस फ्रॉम बेसिक टू हायर ऑर्डर नीड्स एज पर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आपका बीपीएड का एग्जाम हो, एमपीएड का एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर इवन यूजीसी नेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, और मैं इसको आपको इमेज की मदद से समझाता हूँ, और साथ ही साथ एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं छोटी सी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी इसको समझने के लिए। चलो ये देखो, ये है आपकी मैस्लो की हायरार्की। किस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। विजिबल है ये? हाँ विजिबल है पूरा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। देखो, मैस्लो की हायरार्की क्या बोलती है कि आपकी जो नीड्स होती हैं, जो एक इंसान की ज़रूरतें होती हैं, वो एक लेवल से स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो अपर लेवल पे अपग्रेड होती जाती है। तो क्या क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हमें सांस लेने के लिए हवा, खाना, पानी, स्लीप, होम्योस्टेटिस और बहुत सारी सेक्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमारी डिमांड होती है कि एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, जो कि आपके फिजियोलॉजिकल के अंदर आती हैं। फिर आपका सेकंड आता है सेफ्टी। अब एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल हो गई, यानी कि आपको खाना, पानी, रहने का तरीका, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सेफ्टी, कि आप भाई आप रह तो रहे हो लेकिन आप सेफ तरीके से रहो। तो वो क्या हो सकता है, आपका शरीर, एम्प्लॉयमेंट हो,
रिसोर्सेज आपके पास हो, ठीक है, फैमिली हो, हेल्थ हो, मॉरलिटी हो, प्रॉपर्टी आपके पास, घर हो रहने के लिए, तो ये सब क्या है, ये सब एक सेफ्टी की फीलिंग आपको देते हैं। अब आपके पास अगर सेफ्टी हो गई, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब आपको चाहिए लव या फिर बिलोंगिंग, यानी कि आपको दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए, सेक्सुअल इंटीमेसी चाहिए, यानी कि भाई लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आप लोगों के पास अट्रैक्ट हो, उनके साथ मिलना जुलना, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें फिर आपकी लव और बिलोंगिंग में आ जाती है। अगर ये भी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है एस्टीम। एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें फिर आपको चाहिए होती हैं। और फाइनली जब आप एस्टीम अचीव कर लेते हो तो टॉप लेवल, आप एपेक्स पे पहुंच जाते हो, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि क्रिएटिविटी आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई, लैक ऑफ प्रिजुडाइज हो गया, यानी कि अब भेदभाव करना आपने छोड़ दिया, आप एकदम टॉप लेवल पे अपनी लाइफ के, जहाँ पे आपको खुद से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, खुद को डेवलप करने से मतलब है, चीज़ें आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, ये आपकी उस कंडीशन पे आ गई। या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो चीज़ें हैं आप उसको एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ते हो, लोगों की तरह ये नहीं करते हो कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, जो चीज़ें आपको पता है कि हाँ भाई सही हैं, जो होती हैं वो होती रहेंगी और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये क्या होती है? ये आपकी मेस्लो की नीड्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू एक हायरार्की के अकॉर्डिंग, कि किस तरीके से डेवलप होती है। अब इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जिसको आपको याद करना है। एक मिनट, यहाँ लिखता हूँ मैं। एक बार आप इसको पढ़ लोगे फिर आप कभी इसको भूलोगे नहीं। फिजियो से लव इज एक्चुअल, ठीक है, याद हो जाएगा ये। फिजियोज होते हैं ना, फिजियो होते हैं, तो फिजियो से लव इज एक्चुअल। तो फिजियो का सबसे पहले क्या हो गया? ये हो गया फिजियोलॉजिकल। से क्या हो गया? सेफ्टी हो गया, ठीक है, सेफ्टी। लव से क्या हो गया? लव और बिलोंगिंग हो गया। इससे क्या हो गया? एस्टीम हो गया। और एक्चुअल से क्या हो गया? एक्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे फिजियो से लव इज एक्चुअल, तो बड़ी इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, फिर देखना आपको कितना ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। फिजियो से लव इज एक्चुअल, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, ऑप्शन में देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो ये 1 हो गया। से हमारा क्या था? सेफ्टी था, सेफ्टी दिया हुआ है इसमें। स्टीम नीड्स, लव बिलोंगनेस नहीं दिया हुआ, सेफ्टी नहीं दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, लव, यानी कि लव एंड बिलोंगनेस, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। वैसे तो सीरीज में थर्ड है, बट क्योंकि सेफ्टी नहीं दिया तो ये क्वेश्चन के सबसे सेकंड है। एस से हमारा एस्टीम था, एस्टीम देखो थर्ड हो गया। और एक्चुअल से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? CBDA। CBDA कहाँ पे? 4th नंबर का ऑप्शन है, ये आपका ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनको हम यूज़ करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी क्लास में आपको कोई भी चीज़ ऐसी बता पाऊँ जो ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि देखो समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। जो चीज़ें ऐसी सिंपली ट्रिक से याद हो रही हैं उनको याद कर लो। उस चक्कर में मत पढ़ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं याद करने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझो। अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, अगर आप उसको, या समझ नहीं आ रही है और आप उसको याद कर लेते हो, तो फिर वो आपको समझ में आने ही लगेगी। तो दोनों तरीके होते हैं, समझ के याद करो या फिर याद करके समझो, दोनों ही तरीके आपके चलेंगे। चलो, इन क्रिकेट व्हेन द अंपायर सिग्नल्स बाय बेंडिंग वन आर्म अपवर्ड्स एंड टचिंग द नियरर शोल्डर विद द टिप्स ऑफ द फिंगर। अब बहुत अच्छे से समझना, देखो ये थोड़ा सा गेम रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे क्रिकेट के होंगे उन्होंने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया होगा, बाकियों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बट ये बहुत ही बेसिक सा एक सिग्नल है और 4 सिग्नल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। अगर दोबारा इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, बाई बेंडिंग वन आर्म अपवर्ड्स, तो कोई भी एक हाथ आप अपवर्ड्स की तरफ बेंड कर रहे हो, एंड टचिंग द नियरर शोल्डर, तो मेरा राइट हैंड है तो इसके नियरर शोल्डर कौन सा होगा? राइट शोल्डर ही हो जाएगा। और किससे, कैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ? विद द टिप्स ऑफ द फिंगर, मेरी जो टिप्स है फिंगर की उससे मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ। तो ये जो सिग्नल होता है ये क्रिकेट में होता है शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि 2 बैट्समैन भागते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें क्रीज होती है। अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेलते होगे तो भी आपको पता होगा कि जहां पे स्टंप्स लगे होते हैं उसके आगे एक क्रीज होती है, जिसके अंदर से ही बैट्समैन को बैटिंग करनी होती है या फिर बॉलर को इसके अंदर से बॉल फेंकनी होती है, अदरवाइज ये आपकी नो बॉल हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग पॉपिंग क्रीज बोलते हैं और दोनों साइड ये आपकी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मानो कि ये पिच है, आपको एक क्रिकेटर है जो यहाँ पे रनिंग कर रहा है। मानो कि यहाँ से विराट कोहली ने बॉल मारी, ठीक है, विराट कोहली ने बॉल मारा इधर की तरफ। विराट कोहली पहले यहाँ दौड़े और विराट कोहली फिर वापस यहाँ से दूसरे रन लेने के लिए यहाँ पे आ गए, तो विराट कोहली को अल्टीमेटली कितने रन मिलेंगे? 2 रन मिलने चाहिए। लेकिन जब विराट कोहली यहाँ पे पहला रन कंप्लीट कर रहे थे तो रूल क्या कहता है कि एक बैट्समैन को अपना बॉडी का कोई भी पार्ट, ये जो दूसरी लाइन है अपोजिट एंड पे जहां से बॉलर बॉलिंग कर रहा था, यहाँ पे 1 रन कंप्लीट करने के लिए इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए। लेकिन विराट कोहली ने क्या किया? जल्दबाजी में वो यहाँ पे गए और बिना इस क्रीज को क्रॉस किए इसके थोड़ा सा पहले से ही मुड़ के आ गए। उनको पता नहीं चला, लेकिन वो ऐसा कर चुके हैं और अंपायर ने इस चीज को नोटिस किया। तो यहां पे शॉर्ट रन दिया जाता है कि बैट्समैन ने रन कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से
उन्होंने तो 2 रन भागे पूरे, लेकिन उनको एक ही रन मिलेगा। कौन सा वाला? जब वो यहाँ से वापस गए थे, है ना, यानी कि 1 रन इनको यहाँ पे नहीं मिला, दूसरा रन इनको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ टोटल इनको 2 नहीं अब 1 रन मिलेगा। तो ये आपका सिग्नल होता है शॉर्ट रन का। अब देखो जो पहला वाला दिया हुआ है 5 पेनल्टी रन अवॉर्डेड टू द फील्डिंग साइड और 5 पेनल्टी रन अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी टीम, आपकी अपोजिट टीम किसी तरीके का रूल ब्रेक करती है, तो उस कंडीशन में सामने वाली टीम को 5 रन अवार्ड मिल जाते हैं कि वो आपके स्कोर में 5 रन प्लस हो जाएंगे। अब देखो कैसे होता है, 5 पेनल्टी रन अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड, इसका आंसर ये हो गया। पहले मैं ये वाला बताता हूं, दोनों का सिग्नल सेम होता है, सिर्फ एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अंपायर क्या करता है, अपने हाथ को ऐसे, फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड करते हैं और अपने शोल्डर पे इसको ऐसे टैप करते हैं, और थोड़ा सा स्कोरर्स को या फिर ऑडियंस को दिखाने के लिए ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं कि देखो 5 मैं सिग्नल कर रहा हूं, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे शोल्डर पे टैप करेंगे। तो जब वो इसको ऐसे टैप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 5 रन बैटिंग साइड को दे रहे हैं, जिसका क्या मतलब होगा कि फील्डिंग साइड यानी कि बॉलिंग साइड ने कोई क्राइम किया है, जिसकी वजह से ये जो 5 रन है पेनल्टी वाले एक्स्ट्रा, ये बैटिंग टीम को मिल रहा है। और उसका सिग्नल क्या है, जब आप इसको ऐसे टैप करते हो। यही चीज जब अगर बैटिंग टीम ने कोई क्राइम करी है और आप फील्डिंग टीम को 5 रन अवॉर्ड करना चाहते हो, तो सिंपली आप इसको यहां पे ऐसे रख लेते हो और टैप नहीं करते हो। ऑडियंस को दिखा दोगे 5 5 5 ताकि सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाए, और फिर आप इसको यहां पे ऐसे रख लोगे। क्या डिफरेंस था, बैटिंग वाले में ऐसे टैप कर रहे थे, एक मिनट चेक कर लूं आपको विजिबल है ना, हाँ, बैटिंग वाले में ऐसे टैप कर रहे थे, और बॉलिंग वाले में सिर्फ इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। एक रीजन आपको बहुत कॉमन पता होगा कि विकेट कीपर के पीछे हेलमेट रखा होता है ना, और अगर बॉलिंग करते टाइम बॉल जाके उस हेलमेट से टकरा जाती है, तो वो भी पेनल्टी रन में काउंट होता है, तो वो 5 रन बैटिंग टीम को मिल जाते हैं। बैटिंग टीम कब कोई क्राइम कर सकती है, मानो कि वो पिच को खराब कर रही है, जानबूझ के रनिंग कर रही है, पिच के जो डेंजर एंड होता है उस पर रनिंग कर रही है, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कोई ऑफेंस कर रही है जो कि जरूरत नहीं है, तो अंपायर अपने लॉस के हिसाब से वहां पे 5 रन फील्डिंग टीम को अवॉर्ड कर सकते हैं। बाकी ये रिवोक लास्ट सिग्नल क्या है, आपने देखा होगा ना, डीआरएस अब बहुत ज्यादा यूज होता है, धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जहां पे अंपायर्स अपने सिग्नल को चेंज करने के लिए पहले से आर्म्स को क्रॉस करते हैं और फिर अपना नया सिग्नल देते हैं। तो ये आपका रिवोक लास्ट सिग्नल होता है कि पुराने सिग्नल को रिवोक करो, कैंसिल करो, और फिर नया सिग्नल उसकी जगह दो। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी आप इजीली आप सॉल्व कर पाओ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कल्चर, इसका आंसर करो। 10 सेकंड में देता हूं, और इसको कोशिश करो, ट्राई करो अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करने की, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो देखो, इसमें से कल्चर का फीचर कौन सा नहीं है, शेयर्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ये तो होता है भाई, हम अपने बिलीव्स को, अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, हमारा रहना सहना शेयर होता है। स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, बिल्कुल। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक कह रहा है कि इवॉल्व कर रहा है, चेंज हो रहा है, और एक कह रहा है अनचेंजिंग है, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। फोर्थ देख लेते हैं, इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, तो बिल्कुल भाई हमारे बिहेवियर को तो चेंज करता है। तो क्या इसमें से आपको लगता है जो कि कल्चर के बारे में नहीं है, वो है स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। कल्चर क्या स्टैटिक होता है या फिर अनचेंजिंग होता है? कल्चर में कोई बदलाव नहीं आते हैं, कोई नई चीजें नहीं जुड़ती हैं, पुरानी चीजें नहीं हटती हैं, ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा आपका चेंज होता रहता है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, और स्टैटिक एंड अनचेंजिंग यहाँ पे नॉट वाला फीचर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा हुआ है। ये तीनों जो हैं ये आपके फीचर हैं, लेकिन स्टैटिक और अनचेंजिंग आपका इसका फीचर नहीं है। चलो, अब देखो ये आपका क्वेश्चन आया था क्रोनोलॉजी का, अकॉर्डिंग टू द ईयर्स। ठीक है, आपको इसमें ईयर्स के हिसाब से अरेंज करना था, और ये आपकी इंटरनेशनल कमिटीज हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आपका फीना से आया, यानी कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स से आया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि फीबा से आया, वर्ल्ड एथलेटिक्स से आया, फिर इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन से आया, जहां पे आपको ये बॉडीज कब बनी थी, फेडरेशन कब बनी थी, उसको ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। अब अगर ये इंटरनेशनल से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये आपके नेशनल लेवल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें ये क्लियरली स्पेसिफाइड होगा, जहां पे आप लोग इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। बेसिक इसमें जो चीजें पूछी जाती हैं, जो स्पोर्ट्स पूछे जाते हैं, वो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पोर्ट्स नहीं होते। जो हमारे बेसिक स्पोर्ट्स होते हैं, जिनके बारे में डेली लाइफ में हमें नॉलेज होती है, उनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, और आपको इसी तरीके से इनको याद करना होगा। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा फीना, यानी कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स, ये आपका 1908 में आया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये वाला तो आप यहीं से याद कर लो, ठीक है, 1918 में आया था। फीबा यानी कि बास्केटबॉल आपका जो है ये 1932 में आया था, और FIVB आपका 1947 में आया था। तो ये तो याद हो जाएगा, देश आज़ाद हुआ था, तो ये आपका 1947 में आया था। और मैंने आपको JCR टेस्ट बताया था पिछले वीडियो में, ये भी 1947 में आया था। दो चीज़ें याद कर लो,
फीवा, सॉरी नॉट फीवा, FIVB इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन और JCR टेस्ट दोनों आपके 1947 में आए थे। आपका जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है ये 1932 में आया था, और वर्ल्ड एक्वेटिक्स 1908 हो गया, और वर्ल्ड एथलेटिक्स आपका 1918 हो गया। ये इनके नए नाम है। पहले वर्ल्ड एक्वेटिक्स को हम फीना बोला करते थे और वर्ल्ड एथलेटिक्स आपका IAAF के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या आपसे पूछा जा सकता है। ये तो आपके कुछ बेसिक से गेम्स हो गए है ना, काइंड ऑफ मिक्सचर हो गया। आपसे रैकेट गेम्स का पूछा जा सकता है। तो जो आपका सबसे पहले आया था लॉन टेनिस, ये आपका आया था 1913 में। ठीक है, फिर आपका टेबल टेनिस, अच्छा इनकी फेडरेशन में लिख देता हूं तो ज्यादा ज्यादा इजी होगा। लॉन टेनिस के आपकी जो फेडरेशन है दैट इज ITF। ठीक है, फिर टेबल टेनिस की आपकी जो फेडरेशन है दैट इज ITTF, और ये आपकी कब आई थी? 1926 में। तो जस्ट ये जो 13 है इसको डबल कर दो 26। और एक और रैकेट गेम आपका BWF यानी कि जो आपका बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये आपका आया था 1938 में। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस 26 को ऐड कर दो, 8 बन जाएगा, और 10 साल बाद यानी कि 19 सॉरी नॉट 1938, 1934, बैडमिंटन आपका आया था 1934 में। ठीक है, तो यही 268 हो रहा है ना यहाँ पे, टेबल टेनिस का 26 और इसी 8 को इसी में ऐड कर दो +8, तो ये आपका 1934 34 बन जाएगा। तो ये आपका इसका हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, छोटी मोटी चीजें ऐसी आप याद कर लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, चलो। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम? अब किसी चीज को डेवलप करने के लिए अगर हम कोई प्रोग्राम बन रहे हैं तो उसका प्राइमरी गोल क्या होगा? टू इंप्रूव फैसिलिटीज, ठीक है, ये हो सकता है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। टू प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव बात लिखी हुई है। टू इंक्रीज रेवेन्यू, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, तो पैसे बढ़ाने के लिए हम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करते, ये एथिकल नहीं है, तो ये कटेगा। टू सेल स्पोर्ट्स मर्चेंटाइज, ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम बात हो गई। अब बात क्या आई? टू इंप्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, टू प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। तो देखो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है तो भाई खेलों के ऊपर महत्व देना है। मेन बात हो रही है खेलों की, कि खेलों को अच्छा करो, तो ये आपका हो जाएगा टू प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। टू इंप्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिल्कुल, कि अगर आप कोई इवेंट करा रहे हो जहां पे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उनको अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करोगे, तो ये भी आपका एक गोल है, लेकिन प्राइमरी गोल ये आपका नहीं होगा, ये काइंड ऑफ आपका सेकेंडरी गोल या फिर लेटर प्राइमरी गोल्स में जा सकता है, कि हाँ ये भी चीज हम साथ में डेवलप करते चलेंगे, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, कोई अगर एशियन गेम्स है, इंटरनेशनल इवेंट है, या फिर इवन हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, यूथ गेम्स हैं, तो वो जहाँ पे होते हैं वैसे तो प्लेयर्स के लिए होते हैं कि हमें अच्छे प्लेयर स्पॉट हों जो आगे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन आप देखोगे कि वो जहां पे होते हैं उन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कितना बेहतर बना दिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो भी काम आपका हो रहा है। चलो, रिमोट ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे, अब हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्राइमरी ग्रुप वाला, अब ये रिमोट ग्रुप के बारे में पूछ रहा है कि रिमोट ग्रुप्स का क्या मतलब होता है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है, ऑलवेज लिव टुगेदर, ठीक है, इंश्योर इमोशनल क्लोजनेस, ठीक है, ऑफर कांस्टेंट सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड ओकेशनल सोशल इंटरेक्शन। तो आपको अगर उस क्वेश्चन में याद होगा तो उसमें एक रिमोट करके भी ऑप्शन था, मैं आपको वापस दिखाता हूं, ये देखो, रिमोट एंड इनफ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस। तो यहां पे आप समझ सकते हो रिमोट का मतलब क्या होता है, जो काइंड ऑफ चेंजिंग होता है। रिमोट लोकेशन आपने सुना होगा, रिमोट ट्रैवलर्स आपने सुना होगा, जो कि थोड़े से चेंजिंग होता है, जो फिक्स नहीं रहता है, जो इसमें बदलाव आप देखते रहते हो और ये बस चलते रहते हैं कि हुआ तो हुआ, कहीं तो कहीं रुक गए, फिर कहीं चले गए, फिर कहीं रुक गए, तो ये बहुत ही इनफ्रीक्वेंट जैसे होते हैं। तो यहाँ पे उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं। अब अगर आपको रिमोट का मतलब नहीं भी पता था ना, तो देखो आप ऐसे पेपर्स में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान क्या देना था, आपको बाकी सारे ऑप्शंस पे देना था। ऑलवेज लिव टुगेदर, पॉजिटिव बात बोल रहा है, और ये काइंड ऑफ हमारे प्राइमरी ग्रुप वाली बात थी। इंश्योर इमोशनल क्लोजनेस, तो भाई आप जिसके साथ हमेशा रहोगे, ऑलवेज लिव टुगेदर, उसी से शेयर करोगे अपनी बात, तो ये भी हमारा प्राइमरी गोल हो गया। इसके बाद क्या हो गया, ऑफर कांस्टेंट सपोर्ट। अब आप जिसके साथ रहोगे, जिसके साथ इमोशनल क्लोजनेस है, उसी को तो कांस्टेंट सपोर्ट यानी कि 24/7 आप उसको सपोर्ट दोगे, तो ये भी पॉजिटिव बात हो गई, प्राइमरी ग्रुप की हो गई। बचा क्या, प्रोवाइड ओकेजनल सोशल इंटरेक्शंस। ओकेजनली जो चल रहा है, ये दोनों देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों बात। एक कह रहा है कि हमेशा साथ रहेंगे और एक कह रहा है कि हम कभी कभी साथ में रहेंगे, और सोशल इंटरेक्शन हमारा वो भी ओकेजनल होगा, सोशल वाला भी ओकेजनल है कि उसमें भी रोज नहीं मिलना। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है, इसको और इसको, तो ऑब्वियस ही बात है आपका फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा लेफ्ट आउट लग रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो, 40th क्वेश्चन, which principle of sports training states that load should be increased after attainment of the phase of super compensation? देखो यहां पे भी कीवर्ड्स पकड़ो। तो यहां पे बात हो रही है लोड की, कि लोड आपका
इंक्रीज होना चाहिए आफ्टर अटेनमेंट, यानी कि अटेनमेंट का मतलब है कि सक्सेसफुली आपने किसी चीज को कंप्लीट कर लिया है, ऑफ द फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन। ठीक है, अब सुपर कंपनसेशन आपको पता होना चाहिए क्या है। आपको पता होगा कि जब हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो एक तरीके से हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ डेवलप करती है। तो अगर ये जो रेड लाइन है ये हमारा बेस है किसी भी चीज का, जैसे कि मानो कि अगर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बोल दूं कि ये बेस है किसी इंडिविजुअल का जो कि 40 किलोग्राम का 1 RM लगाता है। ठीक है, 1 RM का क्या मतलब है, रेपिटेशन मैक्सिमम, यानी कि 40 किलो की मानो बेंच प्रेस लगा सकता है मैक्सिमम, एक बार उठा सकता है 40 किलो, क्योंकि उसके अंदर उतनी जान। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब इसने क्या किया, इसने ट्रेनिंग करी, इसने 42 किलोग्राम की ट्रेनिंग करी और इसने 42 किलोग्राम उठाया किसी भी तरह, बढ़िया तरीके से उसको ट्रेन किया। अब जब इसको ट्रेन करेगा इसके बाद क्या होगा कि इसका जो लेवल है वो नीचे गिरेगा थोड़े टाइम के लिए, यानी कि इसकी बॉडी थकेगी, जिसको हम फटीग बोल सकते हैं या फिर इसको हम अलार्मिंग स्टेज भी बोलते हैं, जब बॉडी आपकी बहुत थक जाती है। ठीक है, फटीग की कंडीशन में आप गए, आप थके, यही होता है वर्कआउट करने के बाद। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये आपका कंपनसेशन फेस आता है। कंपनसेशन फेस क्या होता है, जहां पे आप डाइट की मदद से, रेस्ट की मदद से अपनी बॉडी को आराम देते हो। 1 मिनट, विजिबल है, हाँ, अपनी बॉडी को आराम देते हो और रिकवर करने की कोशिश करते हो। ये आपका क्या है, ये आपका कंपनसेशन फेस हो सकता है। ठीक है, जहां पे आप कंपनसेट करते हो उस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ किसी तरीके से। इसके बाद फिर आपका ये जो फेस आता है, ये जब आप अपनी बेस लाइन के ऊपर चले जा रहे हो और एक नई बेस लाइन बना दे रहे हो, यानी कि अब ये जो 40 किलोग्राम आपका 1 RM था, ये 42 किलोग्राम या 41.5 कुछ भी पहुंच चुका है, यानी कि बेटर हो चुकी है आपकी परफॉर्मेंस। तो ये जो फेस होता है ये आपका सुपर कंपनसेशन कहलाता है, कि अब आप अपने लेवल से एक लेवल ऊपर जा चुके हो और फिर आपकी नई बेस लाइन बन जाएगी और फिर इसके बाद आप फिर से ट्रेनिंग करोगे, फिर से आपको फटीग होगा और फिर से आप इसके भी ऊपर निकल जाओगे, अगर सही तरीके से आप यहाँ पे ट्रेन करोगे तो। अब यहीं पे आपसे पूछा गया है कि लोड किस तरीके से, लोड शुड बी इंक्रीज्ड आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन, ये किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस बड़े इजीली निकालो। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये तो आपका लोड का कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको लोड कितना लेना है कितना नहीं लेना है। यहां पे उस प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं हो रही है जो कि हमें यह समझा देता है कि सुपर कंपनसेशन को अटेन करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए हमें लोड को लेना चाहिए। उसके बारे में यहां पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ये एक लोड का छोटे से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कि लोड की इंटेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, आपको कितना वेट उठाना है, कितनी तेजी से वेट उठाना है, कितना भारी उठाना है, कितने रेपिटेशन करना है, इन सब चीजों की यहां पे बात हो रही है। तो ये इससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक लोड। तो जनरल लोड क्या होता है भाई, जो हम अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कि हम पूरा भार ना उठाएं, हम 20 किलोग्राम, मैं उठा तो 50 किलोग्राम सकता हूं, लेकिन मैं 15-20 किलोग्राम करके सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा हूं ताकि वो बेटर परफॉर्म करे। तो ये क्या हो गया, ये जनरल हो गया। स्पेसिफिक लोड, अगर मैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर रहा हूं, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है, मुझे फुटबॉल में अपने कॉर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो स्पेसिफिक लोड हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा प्रिंसिपल्स ऑफ लोड एंड एडाप्टेशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। तो लोड एंड एडाप्टेशन जो है ना, ये इसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये इसके बारे में बात कर रहा है। हमें क्या जवाब निकालना है कि जब हमने फटीग कर लिया, कंपनसेशन हो गया, ये हमारी बेस लाइन थी, कंपनसेशन हो गया, अब जब हम यहां सुपर कंपनसेशन पे पहुंच चुके हैं, हमने एक नई बेसलाइन अपनी बना ली है, इसके बाद हमें किस तरीके से लोड लगाना होगा कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती रहे। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, कि हम लोड को किस समय पे और किस तरीके से बढ़ाते हैं। ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं। अब यहां पे मेरा बेस लाइन 40 किलोग्राम्स की थी, मैं 42 किलोग्राम्स के लिए ट्रेन किया मैंने, और फाइनली मैं 42 किलोग्राम्स की अपने बेस लाइन पे पहुंच चुका हूं, यानी कि अब मैं 1 RM अपना हाईएस्ट वेट 42 किलो उठा सकता हूं। कि तो क्या अब मैं 42 किलो करने के बाद फिर से 42 किलो ही उठाऊंगा? नहीं, अगली ट्रेनिंग में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एटलीस्ट 45 किलो उठाने की कोशिश करूं। ये मेरा क्या हो गया, प्रोग्रेशन ऑफ लोड हो गया, मैंने अपने लोड को बढ़ा दिया, ताकि अब जब मेरी नई बेसलाइन बने तो वो मेरे लिए 45 किलो के आसपास बने। ठीक है, तो एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में पिछली बार कंफ्यूज हुए थे, इस बार थोड़ा अच्छे से प्रिंसिपल्स पे हम ध्यान देंगे। चलो, विच टर्मिनोलॉजी इज यूज टू रिफर द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। हमारे शरीर में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज कर जाती हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, देखो इसका जो आंसर है दैट इज हाइपरप्लेसिया। ये कंडीशन आपकी होती है जब आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं। हाइपरट्रॉफी आपने मसल्स के केस में सुनी होगी, जब हमारे मसल्स का साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाती है, मसल साइज लार्ज।
जब हम ट्रेनिंग करते हैं और अपनी मसल्स के साइज को बढ़ा लेते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे हाइपरट्रॉफी होती है। तो ये क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया कि जब मसल का या फिर सेल्स का जो साइज है वो लार्ज हो रहा है। मसल अल्टीमेटली सेल से मिलकर बनी है, तो सेल का साइज एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो हाइपरट्रॉफी है। और नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ रही है तो वो क्या है, वो आपका हाइपरप्लेसिया है। हाइपरग्लाइसीमिया, ये आपके ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो शुगर आपके बॉडी में होती है जब वो बढ़ जाती है। हाइपर वर्ड से समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको हाइपर और हाइपो भी बताया था, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया में। तो हाइपर का मतलब है बढ़ना, यहीं पे हाइपो लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कम हो रहा था। हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और हाइपरनाइट्रीमिया क्या होता है, जब आपके बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाइपर नाइट्रीमिया होता है। आई होप आपको ये चारों टर्म सब क्लियर हो जाएंगे और आप इनको कर पाओगे सॉल्व। ये क्वेश्चन, हाँ, ये हाइपर वाले जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज्यादा मैथ्स द कॉलम में आते हैं। तो अगली बार चांसेस हैं कि ये चारों के चारों या फिर एक कोई एक या दो चेंज करके ये आपको मैथ्स द कॉलम में दे सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलो, डैश अलाउज यू टू कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। टर्मिनोलॉजीज पकड़ने हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड मेक रिजल्ट्स बेस्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन फ्यूचर डिपेंडिंग एलोकेशंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो तीन टर्म मिल गए कि अलग अलग प्रोजेक्ट को कंबाइन करके उनको इवैल्यूएट करना, ताकि हम अपने फ्यूचर स्पेंडिंग एलोकेशंस पे ध्यान दे पाए कि हमें फ्यूचर में क्या चीजें कैसे खर्च करनी है, कैसे यूज करनी है, उस पर ध्यान दे पाए। तो देखो मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब आप लोग ऑन गोइंग प्रोसेस के दौरान किसी को इवैल्यूएट करते हो या फिर पता लगाते हो कि उनकी नॉलेज कितनी है, तो वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। जैसे कि मानो आप एक क्लासरूम में एक टीचर हो, आपके सामने 40 बच्चे बैठे हैं, आपने बोला एज अ टीचर कि आज हम लोग क्विज करते हैं। ठीक है, आप मानो कि आप इनको पढ़ा रहे थे, कोई यूनिट पढ़ा रहे थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर के बीच में ही चलते चलते बोला कि आज हम एक क्विज करते हैं, ताकि मैं देखूं कि आप लोग अभी तक कितना पढ़ रहे थे और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो आपने बच्चों से क्विज किया, कोई सवाल पूछा, बच्चे ने आपको जो रिस्पांस दिया, ये क्या हुआ कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने एक इवैल्यूएशन कर लिया, पता लगा लिया कि बच्चों का लेवल कैसा है। ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम कोई इवैल्यूएशन करेंगे, कोई टेस्ट करेंगे, तो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो कि एकदम लास्ट में होता है। आपके समेटिव एग्जाम्स होते होंगे, आपके फॉर्मेटिव टेस्ट होते होंगे और समेटिव एग्जाम्स होते होंगे स्कूल के अंदर। तो समेटिव क्या होता है, जब एक कोई पर्टिकुलर पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसके बाद जब हम एक एग्जाम लेते हैं पता लगाने के लिए कि इस पूरे पास्ट में आपने कैसी तैयारी करी और आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है, तो ये आपकी क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन कहलाती है। जैसे कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए, हाफ ईयरली हो गए, या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए, ये क्या है, ये आपके समेटिव इवैल्यूएशन है। क्योंकि इसके बाद आप उन वापस जाके उन चीजों को अच्छा नहीं कर सकते हो। अब ये हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आ चुका है। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या है कि यहां पे आपने देख लिया ड्यूरिंग द प्रोसेस कि बच्चों को नॉलेज आ रही है कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करोगे ताकि उनको फिर से समझ में आने लगे। समझ में आ गया है तो फिर आप और अच्छी तरीके से उसको एनहांस करके आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो ये आपका फॉर्मेटिव और समेटिव होता है। फॉर्मेटिव आपका ड्यूरिंग होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस इवैल्यूएशन, और समेटिव आपका क्या होगा, एट द एंड होगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा। इंटरनल इवैल्यूएशन का अगर स्कूल से आपके कॉलेज का एग्जांपल ले लें, तो इंटरनल इवैल्यूएशन में मानो कि आपके जो एचओडीज हैं, है ना, वो जब राउंड पे हैं, या फिर आपके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये जब राउंड पे जाके बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं, मॉनिटर ठीक है कि नहीं, प्रोजेक्टर ठीक है कि नहीं, अटेंडेंस सही है कि नहीं, बच्चों का बिहेवियर कैसा है। तो ये जो पूरा इंटरनल इवैल्यूएशन, यानी कि एक स्कूल की चार दीवारों के अंदर जब अंदर के लोग ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरनल इवैल्यूएशन है। एक्सटर्नल में क्या हो गया कि जब कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आके आपके स्कूल को या कॉलेज को इवैल्यूएट करेगी, तो वो एक्सटर्नल हो गए, यानी कि बाहर के लोग आपके कॉलेज को अंदर आके इवैल्यूएट करें। जैसे कि आपका नैक हो गया, जो आपकी नैक की टीम होती है जो कि कॉलेजेस में जाती है, जो कि उनको स्कोर प्रोवाइड करती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो, Which of the following electrolytes plays an important role in maintaining normal cellular function? तो देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका था। अगर आपने एनर्जी सिस्टम पढ़ा है फिजियोलॉजी में, तो आपको पता होगा फॉस्फोरस जो होता है ये आपका एटीपी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, पीसीआर सिस्टम में ये हेल्प करता है। तो डी सीधे सीधे कट रहा था, तो एबीसी आंसर है, पर मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये देखो, यहां से आप इसको याद भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो सोडियम क्या है,
जिसको हम Na+ सिंबल से डिनोट करते हैं, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। पोटेशियम क्या है, जिसको हम K+ से बात करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो गया, नर्व फंक्शन हो गया और हार्ट बीट रेगुलेशन में मदद करता है। और क्लोराइड क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जो नर्व इम्पल्स का, नर्व फंक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। तो बचा क्या आपका फॉस्फोरस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन से हैं, तो A, B और C, ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो इन अ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, अब ये देखो थोड़ा सा स्विमिंग से रिलेटेड आ गया, एक क्वेश्चन क्रिकेट का है, अब ये स्विमिंग पूल का आ गया। व्हाट इज द कलर ऑफ द लेन रोप्स फॉर लेन्स 4 and 5। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि स्विमिंग पूल जो होती है उसमें लेन्स बनी होती हैं, ठीक है, जिसमें स्विमर जो होता है अपनी लेन में रह के रनिंग करता है। तो उन लेन्स का कलर क्या होता है वो आपसे पूछा है, तो ये भी आप इमेज से समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बार एक लेन का पूछ लिया गया तो अब अगली बार दूसरी का पूछा जा सकता है, ठीक है। विजिबल है, विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि आपकी जो सेंटर की लेन्स हैं, लेन नंबर 4, 5 और 6, ये क्या है, ये येलो कलर की है। इसके बाद जो दो दो लेन्स हैं इसके बाद की, वो आपकी सॉरी 1 मिनट, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये जो आपकी बीच की 3 लेन्स हैं, ये आपकी क्या है, येलो हो गई, जिसमें आप देख सकते हो 4, 5, 6 आ रही है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, 4 and 5 पूछा था, तो येलो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो आपकी लेन्स हैं फिर ब्लू और ब्लू है, और इधर भी ब्लू और ब्लू है, फिर लास्ट में आपके ग्रीन और ग्रीन लेन्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो लेन्स क्या है, ये 9th लेन है, ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इनके बीच में जो रोप्स आ रही हैं देखो कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 ही आ रही हैं। आप इनको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर सकते हो कि बीच में फिर आपकी जो 3 हो गई येलो हो गई, फिर ब्लू ब्लू हो गई, और जो स्टार्टिंग की आपकी है और एंडिंग वाली है वो आपकी ग्रीन यहाँ पे होगी, ठीक है। चलो ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है फैक्चुअल का, मेरे ख्याल से रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फिर ये तो बहुत इजी हो जाएगा और सभी इसमें स्कोर कर लेंगे। हाँ, दूसरे गेम से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्रिकेट का बना, तो वो भी आपका हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च थ्रू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो कुछ नहीं, देखो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये वो सिर्फ रिसर्च का आपका जो प्रोसेस होता है उसको आपको देखना है कि प्रोसेस हमारा क्या होता है। मैं फटाफट आपको प्रोसेस समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नेट का एग्जाम देना चाहोगे तो ये नेट में भी बहुत पूछा जाता है। फिर नेट ए में जो नेट का एग्जाम होता है उसमें आपका पार्ट ए आता है, जिसमें रिसर्च भी एक आपका टॉपिक है, उससे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम एक रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें रिसर्च करनी किस चीज़ पे, ठीक है, हमें शोध करना किस चीज़ पे। फिर आपका एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे आता है, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी कि हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम देखी है, जैसे कि मानो कि मैं एजिलिटी चेक करना चाहता हूँ कॉलेज मेल और फीमेल में, तो मैंने अपना एक प्रॉब्लम उठाई कि मुझे ये सॉल्व करना है या फिर मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, मुझे कुछ देखना है। फिर मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, यानी कि इस एजिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला इंसान हूँ उस पूरी दुनिया में जो रिसर्च कर रहा हूँ, मुझसे पहले बहुत लोगों ने किया होगा। फिर मैं जाऊँगा लिटरेचर देखूंगा कि भाई लोगों ने जो रिसर्च करी है इससे रिलेटेड उनके आउटकम क्या हैं, उनके रिसर्च के दौरान क्या दिक्कतें आई, क्या चीज़ें उन्होंने अप्लाई नहीं करी जो मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ें उन्होंने ऐसी अच्छी करी जिसको मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। और फाइनली हम क्या देखते हैं, हम एक गैप देखते हैं कि हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यार उनकी रिसर्च में क्या कमी रह गई थी, मैं उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ या फिर उसी चीज़ को यूज़ करके रिसर्च कर लेता हूँ ताकि मैं कोई नई चीज़ फाइंड आउट कर पाऊँ। फिर क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी इसके पिछले वीडियो में, इसी सीरीज के, जहां पे आपका क्वेश्चन भी आया था नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला, वो देख लेना। कि हाइपोथेसिस एक कैलकुलेटिव गेस होता है जो कि हम लोग रिसर्च के स्टार्टिंग में लेते हैं, ये बताने के लिए कि हम किस चीज़ की फाइंडिंग करना चाहते हैं। फिर प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, हम एक पूरी डिज़ाइन बनाते हैं, मेथोडोलॉजी बनाते हैं कि हमें रिसर्च करनी कौन सी है, कहाँ पे करनी है, किसके साथ करनी है, क्या हम टूल्स यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर आपका आएगा डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन, आपको किस सैम्पल के ऊपर अपना टेस्ट करना है, यानी कि किन लोगों के ऊपर करना है। सैम्पल का भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, वो देख लेना। फिर डेटा कलेक्ट करना है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, अब इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया था ये हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, हम देखेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी
इसमें क्या चीज हो रही है, क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे या फिर नल हाइपोथेसिस को हम नॉट टू रिजेक्ट करेंगे। फिर जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये चीज आपकी यहाँ पे आ गई। अब हम पूरे डेटा को जनरलाइज करेंगे कि यार हमने जो सैंपल के ऊपर डेटा लगाया था क्या वो पॉपुलेशन के ऊपर लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो फिर क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, ऑल दैट। और फिर फाइनली प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, हम फिर फाइनली एक रिपोर्ट बनाएंगे कि किस तरीके से हमने सारी चीजें शुरू करी, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, क्या सैंपल था, इंस्ट्रूमेंट क्या था, कैसे एनालाइज किया, कौन से टेस्ट लगाए, हाइपोथेसिस क्या निकल के आई, जनरलाइज कैसे किया, और फिर फाइनली हमने उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पे बना दी। तो इसका अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका आया था उसमें आपको सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर आप एक बार देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम, डिजाइन ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन। तो देखो कंक्लूजन तो सबसे लास्ट की चीज हो गई है ना, तो ये तो आपको पता है कि हमेशा लास्ट में आएगा, और डी आप देखोगे तो डी सब में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, ए बी सी तीनों ही दिए हुए हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, डिजाइन ऑफ रिसर्च और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपको पता है सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम डिसाइड करोगे ना, सबसे पहला स्टेप क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। पहले तो हम रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे कि हमें करना किस चीज पे है शोध। तो ए सबसे पहले आ गया, ए सबसे पहले आया तो ये कटा और ये कटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, या तो डिजाइन ऑफ रिसर्च या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहां पे आप देखोगे तो सेकंड जो स्टेप आता है वो क्या होता है आपका, वो हमेशा आपका होता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। और ऑप्शंस में हमारे वहां पे क्वेश्चन में लिटरेचर रिव्यू नहीं दिया हुआ है, तो लिटरेचर रिव्यू को स्किप करोगे तो थर्ड स्टेप आपका क्या है, हाइपोथेसिस का, और फोर्थ क्या है, रिसर्च डिजाइन का। तो आपका जो थर्ड यहां पे हो जाएगा दैट इज हाइपोथेसिस, ठीक है। सॉरी, सेकंड आपका हाइपोथेसिस, फर्स्ट हमारा हो गया था ये, और डिजाइन ऑफ रिसर्च हमारा हो जाएगा थर्ड। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए सी बी डी। तो ए सी बी डी आपका सेकंड वाला जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी रिसर्च जो आपकी होती है वो इन्हीं सारे ऑप्शंस के ही बारे में होती है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने आपको एक सैम्पलिंग डिजाइन का कल क्वेश्चन कराया था, हाइपोथेसिस का कराया था, एरर के क्वेश्चंस कराए थे। तो सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, लेकिन उसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सारे पढ़ के जाने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस मिस करने लगोगे जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम क्लासेस में कवर करेंगे, बिल्कुल उसकी टेंशन मत लेना। फिर से देख लो, दिवाली सेल आपके लिए ऑन है, आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हो। फटाफट यहाँ इसको अवेल करो इस ऑफर को, और बढ़िया से क्लास में ज्वाइन हो जाओ, और इस बार पूरी कोशिश करो कि आप टॉप लेवल के मार्क्स स्कोर करके अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जा पाओ, ठीक है। चलो सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।